Hello everyone. Today we will start from the topic types of force. In previous video we have already learned about the force and the effect of force. Now start the term types of force. Student, we have two types of force. फोर्स के दो टाइप होते हैं, भाग होते हैं, प्रकार होते हैं. उसमें से हमारे पास दो टाइप कौन कौन सा है, आज हम लोग उन दोनों टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकंड वन वाज इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट force. It is also known as action at a distance force. Action at a distance force. One by one we will discuss about them. First, contact force. Contact force are those force that can be applied on a body when body comes in direct contact. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी हमारे कांटेक्ट में होने चाहिए, ऐसे केस में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे वो क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स. इट मींस द डेफिनेशन ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हेन बॉडी कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट. इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. अब कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स होंगे. जैसे में हम लोग अगर अपने डेली लाइफ में देखें तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा होगा फ्रिक्शनल फोर्स. क्योंकि हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, लिखते हैं, किसी भी चीज को होल्ड करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है. दूसरी बात, जब कभी भी हम सपोज करो इस मार्कर को ही अगर हमने होल्ड किया हुआ है तो यहाँ कुछ फोर्स हमारे पास मसल्स के भी लग रहे हैं, तो एक मस्कुलर फोर्स हुआ, वो हमारा कांटेक्ट फोर्स हुआ. फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, वो हमारा कैसा हुआ? कांटेक्ट फोर्स. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. But in non-contact force, when force is applied on a body without coming in actual contact or from a distance, यानी आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर तो रहे हो लेकिन बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हुए बिना ही. जैसे सपोज करो कि हमारे पास आयरन नेल्स होते हैं और दूर से ही हम मैग्नेट के थ्रू क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ मैग्नेट ने फोर्स अप्लाई किया लेकिन उस समय आयरन जो है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था. तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमारा क्या है? एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है या एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है. इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स. हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं. दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मासेबल पार्टिकल हैं, तो वो निश्चित है कि दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा? कुछ न कुछ फोर्स से, कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अलावा कॉम के केस में हम लोग देखते होंगे कि जब कॉम चार्ज हो जाता है आफ्टर रबिंग इट with the hair or skin, it attracts the small pieces of cloth, paper. So it is an electrostatic force. Electrostatic force यानी चार्ज बॉडी के द्वारा जो है, चार्ज पार्टिकल के द्वारा, चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरे पार्टिकल पे जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स कॉज हो रहा है वो भी विदाउट कमिंग इन एक्चुअल कांटेक्ट, यानी उसमें जो है दोनों बॉडी बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए भी वो क्या करता है? एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर देता है. तो ऐसे केस में ये फोर्स कहलाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स और एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स.
तो these are some examples of non-contact force. Electrostatic force, gravitational force, इसके अलावा हमारे पास अभी और मैंने एक बताया था, वो था मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारे के सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स या एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में हुआ मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट में हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन सारे के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे एक हमारा जो है कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स होता है। तो फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स, फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स, ये क्या कहलाएगा? मस्कुलर फोर्स। व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अनदर बॉडी, द या एक तरह से आप समझिए कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अनदर बॉडी, an opposing force works between the contact surface, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में इन दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस होगा, जो टच में होगा, उसमें एक अपोजिंग फोर्स वर्क करता है और दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। सो वंस अगेन आई डिफाइन इट, व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर another body, and opposing force works between the contact surface of the body, and this opposing force is called frictional force. non contact में हमने लिया था electrostatic force. तो electrostatic force, the force exerted by the charged particles to the another, either it is attractive or repulsive. इसमें दोनों तरह का होता है, अट्रैक्ट भी करता है और अभी क्या करता है, कभी रिपेल भी करता है। जैसे सिमिलर चार्ज आ जाते हैं तो अट्रैक्ट कर लिया, नॉन सिमिलर चार्ज आ गए यानी वो एक दूसरे को क्या करे, सिमिलर चार्ज आ गया तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देगा, और नॉन सिमिलर चार्ज आ गए तो वो एक दूसरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलर चार्ज करने का मतलब ये कि अगर दोनों पे सेम चार्ज एक्वायर है, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो, तो ये सिमिलर चार्ज में, और इन दोनों के बीच हमेशा क्या होगा? रिपल्सन होगा। बट एक जो है पॉजिटिव और दूसरा अगर हमारा क्या है? नेगेटिव है, तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कहा कि इस दुनिया में हर पार्टिकल, हर मासेबल पार्टिकल, एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, मास। तो हर मासेबल पार्टिकल्स वो दूसरे मासेबल पार्टिकल्स पे एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करता है, और यही फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इन दिस यूनिवर्स every particles or every massive particles attracts another massive particles with an attraction force, and it is called gravitational force. तो हम लोगों ने समझ लिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इस केस में हमारे पास दोनों बॉडी के बीच ह्यूज मास का डिफरेंस हो तो हम क्या कहेंगे? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी जो है या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ए टाइप ऑफ क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कब? जब दोनों पार्टिकल के बीच मास का ह्यूज डिफरेंस हो। जैसे मान लो कि हमारा एक प्लैनेट अर्थ हुआ और हम लोग खुद बाय सेल्फ अपने आप को ले, या किसी भी छोटे मासेबल पार्टिकल्स को लेते हैं हमने, तो ऐसे केस में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एक वर्ड और आता है ग्रेविटेशनल के अंतर्गत और वो होता है वेट। वो क्या होता है? वेट। वेट
is an attraction force that applied by a huge planet or the earth. It is the force by which earth attracts a body towards its center. वेट जो होता है ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो अप्लाइड किया जाता है अर्थ के द्वारा, वो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या खींचता है। यानी वेट का डेफिनेशन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को तीन तरह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इसमें मैंने कहा कि दो पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स हुआ वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक हमारा हुआ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हुआ कि जब दोनों बॉडी के बीच का मास डिफरेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो। और एक टर्म हमारा आ रहा है वेट। वेट ये भी ए टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है by which earth attracts a body towards its center। इस केस में क्या करता है कि अर्थ जो है या कोई भी अनअर्ली बॉडी, अगर मान लो कि हम किसी अदर प्लैनेट पे भी हैं तो वहां भी वेट होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अर्थ के लिए ही है। तो जब कभी कोई अनअर्ली बॉडी जो है जिस फोर्स से किसी बॉडी को, दूसरे बॉडी को, लाइटर बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, वो हमारा क्या कहला गया, वेट कहलाया। क्या कहलाया, वेट। वेट और मास जो हमने कुछ देर पहले कहा था कि मासेबल पार्टिकल का होना जरूरी होता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वेट जो होता है वो हमारा क्या है, ए टाइप ऑफ फोर्स है, जबकि मास क्या होता है कि सपोज करो कि ये बॉडी बना है, तो इस बोर्ड में जो है कुछ प्लाईवुड है, कुछ बीट्स हैं, कुछ नेल्स होते हैं, तो इसके अलावा प्लाई भी लगा हुआ है। तो ये चार चीज से मिलकर के ये पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड बना। तो आप बताओ कि ये सिंगल किसी एक पर्टिकुलर सबस्टांस से तो नहीं बना, पर्टिकुलर मैटर से तो नहीं बना, ये होल मिलाकर के एक सबस्टांस है, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं या कंपोनेंट जो हैं वो चार हैं डिफरेंट वे में। अगर नहीं तो हम कम से कम इसको दो तरह से तो जान ही सकते हैं कि एक वुड है और दूसरा नेल है। तो ये दो इसके मैटर हुए जिससे ये खुद बना है। तो मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ और द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टांस। किसी सबस्टांस में वो जिस चीज से बना हुआ है उसकी कितनी क्वांटिटी जो है, कितना अमाउंट जो है उसमें मौजूद है। जैसे हम अगर चावल लेने जाते हैं तो कहते हैं 5 kg, तो 5 kg अगर हम चावल लेने जा रहे हैं इट मीन्स कि 5 यूनिट जो है, kg कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स जो है उतना राइस या चावल जो है, उतना क्वांटिटी उस पूरे मास में मौजूद है। तो मास क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टांस, व्हाइल द वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स बाय व्हिच अर्थ और द हेवनली बॉडी अट्रैक्ट्स द अनदर बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और ये वेट होगा उस लाइटर बॉडी का, न कि अर्थ का। तो ये चीज हम लोग जान गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वेट क्या है। ये तीनों लगभग ये टाइप ऑफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट। अब मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट दो तरह से फोर्स अप्लाई करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा जो है वो क्या होता है, रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव ये क्या करेगा, नॉन सिमिलर पोल अगर मिलेंगे जैसे नॉर्थ और साउथ, पोल इसके क्या हुए, दो हुए, एक नॉर्थ होते हैं और एक साउथ होते हैं। तो अगर दूसरा भी सबस्टांस हमारा क्या है, मैग्नेट ही है, और अगर इसका एस इधर है, इसका एन इधर है, एस और एन का मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल, सेम पोल अगर सामने है तो ऐसे केस में रिपल्सन हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हम देखें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इस केस में जो है इसका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो एस और एन यानी दो नॉन सिमिलर पोल है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिपल्सन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के बीच ही हो सकता है, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच भी होगा।
जैसे हम लोग देखते होंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास जो होते हैं वो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये तीन जो है इसको मानते हैं हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इन सबको मैग्नेट जो है वो इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट नॉन सिमिलर पोल को भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन रिपेल वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में कर सकता है, जब सामने उसके क्या आ जाए, सिमिलर पोल आ जाए। इसीलिए हम लोग प्रीवियस क्लास में या जब कभी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म पढ़े थे तो वहां बताया गया था कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म के लिए जो है वो रिपल्सन सबसे परफेक्ट टेस्ट होता है कि ये जो सामने वाला पार्टिकल है वो मैग्नेट है या नहीं है। सो स्टूडेंट, I have already, we have already learned about the contact force, non-contact force, and some examples of these contact and non-contact force. So just move towards the formula for force, कि हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़े फार्मूला फॉर फोर्स। तो ये ऐसे हमारे चैप्टर का तो पार्ट नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभी हम लोग को कुछ एग्जाम्स वगैरह भी क्वालिफाई करने होते हैं, कभी हम लोग ऐसे ही बेसिक अपने तैयारी के लिए भी करते हैं, उन सब चीजों के लिए थोड़ा सा जान लें। फोर्स इज जनरली इंडिकेटेड बाय एफ। फोर्स जो होते हैं वो इंडिकेट किससे होते हैं, एफ से होते हैं। और एफ इक्वल टू हमारा क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ये फॉर्मूला है किसका, तो फोर्स का। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास को मैंने अभी नहीं बताया कि क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस, कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो, मान लो कि ये हमारा m मास कंटेन करता है, m kg कंटेन करता है। मास हमेशा मेजर होगा kg में, kg को कभी भी हम लोगों को वेट नहीं समझना चाहिए। वेट अलग क्वांटिटी हुआ और हमारा जो है ये मास अलग क्वांटिटी होता है। सो यूज तो हम लोग कर लेते हैं कि इतना वेट दीजिए, कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर गौर करें तो ये दो अलग अलग क्वांटिटी है। बहुत सारे लोग पढ़ने जानने के बावजूद भी इसको अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग केयरफुल अगर जानते हैं तो हम लोग उसी तरह से यूज करेंगे। तो सपोज करो कि इस पे हमने कोई फोर्स F न्यूटन F अप्लाई किया और बॉडी जो है एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करने का मतलब कि बॉडी ने अपने स्पीड को चेंज किया, अपने मोशन को क्या किया, चेंज किया। सपोज ये बॉडी अभी तक रेस्ट में था, तो रेस्ट का मतलब इसका इनिशियल स्पीड जो है दैट इज इंडिकेटेड बाय यू, इंडिकेटेड बाय यू। इनिशियल स्पीड को हम यू से इंडिकेट करते हैं। जब फोर्स अप्लाई हुआ तो ये मूव कर गया। सपोज ये फोर्स अप्लाई हुआ फॉर टी सेकेंड, कितने देर के लिए अप्लाई हुआ, टी सेकेंड के लिए, और ये मूव कर गया विद द वेलोसिटी v, विद द वेलोसिटी v। स्पीड तो हम लोग जरूर जानते होंगे, तो स्पीड का यूनिट तो हम लोग जान ही रहे हैं, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट करने का मतलब ही होता है मूव करना। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने स्पीड को बढ़ा दिया, ये भी हो सकता है कि स्पीड घट भी जाए। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक भी एक टाइप ऑफ क्या हुआ, फोर्स ही हुआ। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन कभी अगर हम लोग पुशअप करते हैं या मान लीजिए कि उसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स, तो ऐसे केस में क्या होगा कि बॉडी का स्पीड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि फोर्स अप्लाइड बॉडी पे किधर की ओर हो रहा है, यानी ये डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो किधर की ओर है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जो हैं सब एक ही तरफ हो तो ऐसे केस में बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दें तो बॉडी का स्पीड क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ यही है, ए का मतलब हुआ एक्सेलरेट करना, और ए जो है वो कैलकुलेटेड होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। शुरू में क्या था, बाद में क्या है, और इतना चेंज होने में इसको क्या टाइम लगा। तो ए ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय v माइनस यू बाय टी होता है। v का मतलब हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी, u हुआ हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और t हुआ जितने देर के लिए वो अप्लाई किया गया। तो अगर गौर करें तो हमारे पास फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू ए।
ए होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप गौर करो ये दोनों का यूनिट सेम है, इन दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो टाइम है वो हमारा क्या है, वो भी सेकेंड है। तो यहाँ से अगर हम ए का यूनिट कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम अब बात करेंगे थोड़ा सा यूनिट्स ऑफ फोर्स, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं, फिर बाकी मैं सिस्टम के अनुसार इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो यहाँ गौर करो कि F का जो है फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता है, मास का तो हम लोग जानते हैं कि केजी होता है, एक्सेलरेशन का मैंने अभी जस्ट डिराइव कर दिया आपके लिए, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आप समझिए कि कॉमन यूनिट है, फोर्स का ये कॉमन यूनिट होता है। अब यहाँ हम हमारे पास 3 सिस्टम है यूनिट्स ऑफ फोर्स। कितने सिस्टम होते हैं, सिस्टम हमारे 3 है, इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे फोर्स आएंगे जिनको हम कैलकुलेट करेंगे, जानेंगे। हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है, वो है 3 सिस्टम में एक आते हैं MKS, CGS और एक हुआ FPS। आप गौर करो तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का ही यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम MKS में क्या कहते हैं, न्यूटन, क्या कहते हैं, न्यूटन। यही अगर ये जितने भी हैं किलोग्राम का CGS में सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड, ये हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड सेंटीग्राम सेकेंड। FPS का मतलब होता है फीट पाउंड सेकेंड, फीट पाउंड सेकेंड। तो MKS सिस्टम में इसका कॉमन यूनिट हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन, क्या कहते हैं, न्यूटन। CGS में यही हमारा हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो गया, मास जो है वो सेंटीमीटर में, और चूंकि टाइम का जो है वो सारे सिस्टम में सेम ही यूनिट होता है तो सेकेंड, ठीक है। तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहलाता है डाइन, क्या कहलाता है, डाइन। यहां अगर हम गौर करें तो ये हमारा होगा पाउंड, सेंटीमीटर के बदले में हम यहाँ फीट यूज करेंगे, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो पाउंड जो है ये पाउंड से डिनोट नहीं होगा, ये LB, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। अब गौर करो कि 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर, या 1 न्यूटन कितने पाउंड के बराबर, पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो गौर करेंगे 1 न्यूटन जो होता है वो हमारा 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर है। इसके अलावा 1 न्यूटन जो है आप गौर करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 32.17, ये हमारा हो जाएगा LB FT पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट डाइन सेंटीमीटर, सॉरी डाइन, एंड FPS में ये होता है पाउंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर, पाउंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास 3 यूनिट सिस्टम होते हैं जिसमें हम मेजर करते हैं। इन 3 के अलावा एक और भी है जिसको हम लोग समझिए तो ग्रेविटेशनल यूनिट लेंगे फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में अगर हम वहां लेते हैं तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको जरूर नोट डाउन कर लें, समझ लें, क्योंकि इन 2 का तो जरूर आप लोग को कभी कभी यूज आ ही जाएगा। फिलहाल न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना हो छोटा बड़ा तो उसमें भी, तो ये जरूर आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा हम आते हैं ग्रेविटेशनल
यूनिट में। ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है तो वो हमने अभी जस्ट आपको बताया था वेट। तो वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है, तो वेट इक्वल टू होता है हमारा mg। वहां तो हमने बताया ma, यहाँ g क्यों बताया, तो g यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसके कारण से बॉडी एक्सलरेट करता है, जैसे कोई भी चीज अगर छत से गिरी तो वो सीधे जमीन की ओर आती है, तो टुवर्ड्स द अर्थ ये जो एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होता है वो ये g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट को भी आप कैलकुलेट करना जानते हैं, वेट ए टाइप ऑफ फोर्स है तो इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी हम लोग को कह दिया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 kgf, किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बॉडी का जो मास है वो 1 kg है और ये बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये माना गया है कि अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऐसे केस में अगर हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा आ जाएगा 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये हमारा हो गया 9 मैंने आपको बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस सिस्टम में था और इसको हम क्या कहते थे, न्यूटन। सो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8